नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। लगातार हम निगाहें बनाए हुए हैं ऑपरेशन लोकेश पर, क्योंकि विदिशा में ऑपरेशन लोकेश जमीनी स्तर पर लगातार युद्ध स्तर पर चल रहा है। लोकेश को बचाने की मुहिम जिला प्रशासन की तरफ से जारी है। पिछले 19 घंटों से लोकेश के लिए संघर्ष किया जा रहा है। आधा दर्जन जेसीबी और पोकलेन मशीनें खुदाई में लगातार जुटी हुई हैं। अब तक करीब 50 फीट तक खुदाई हो चुकी है। 52 फीट खोदा जाना है पूरा गड्ढा, यानी कि 2 फीट की खुदाई अभी और बाकी है। लोकेश के पास पहुंचने के लिए उसके बाद टनल बनाने का काम शुरू होगा। पैरेलल एक सुरंग खोदी जाएगी जो कि सीधे लोकेश तक पहुंचेगी। मैनुअली इस सुरंग को बनाया जाना है। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी फिलहाल ये 8 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, और मैनुअल इसलिए क्योंकि हो सकता है कि वाइब्रेशन के चलते मिट्टी नीचे धसके और बच्चे को भी नुकसान पहुंचे। इसी वजह से मैनुअली सुरंग बनाई जाएगी। रात भर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर, लोकेश की भी तस्वीर है। यही वो बच्चा है जो कि इस बोरवेल में फंसा हुआ है। बोरवेल में लगातार हरकत भी देखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी जा रही है, और इस पूरी घटना पर जिला प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। सीधे सीएम शिवराज सिंह चौहान की नजर इस पूरी घटना पर है। कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो लगातार अपने ट्विटर पर भी अपडेट कर रहे हैं। इधर 50 फीट की खुदाई पूरी हो चुकी है। 52 फीट गड्ढा खोदा जाना है, और इस 2 फीट की खुदाई में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा, ऐसी उम्मीदें हैं। दूसरी तरफ परिजनों का भी रो का बुरा हाल है। हालांकि लगातार उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि बच्चे की तरफ से मूवमेंट भी हो रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी युद्ध स्तर पर चल रहा है, क्योंकि तमाम बड़े अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें है, क्योंकि वो लगातार मशक्कत कर रहे हैं अपने स्तर पर। और इसलिए माना जा रहा है कि जल्द से जल्द लोकेश को बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। फिलहाल जो जानकारी है, सिर्फ 2 फीट की खुदाई और रह गई है। उसके बाद टनल बनाने का काम शुरू होगा। ये टनल सीधे लोकेश तक पहुंचेगी। माना जा रहा है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम पूरे कुशलता के साथ इस काम को कर रही है, और अब से कुछ ही देर बाद ये खबर भी आप सुन पाएंगे कि लोकेश को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। यही उम्मीदें अब लगातार चल रही हैं। लोकेश को बचाने को लेकर मुहिम लगातार जारी है। 18 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है। ऑपरेशन लगातार जारी है। अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अब अपने अंतिम चरण में है। लगभग 50 फीट की खुदाई जो है वो की जा चुकी है, और जो लोकेश की लोकेशन थी वो लगभग 49 फुट पर बताई गई थी। यानी 50 फीट अब गड्ढा खोदा जा चुका है। 2 से 3 फीट और नीचे गड्ढा जाएगा। उसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है वो नीचे उतरेंगी और एक पैरेलल सुरंग बनाने का काम करेंगी। अच्छी बात यह है कि किसी तरह का कोई हार्ड सरफेस या पानी जैसी कोई समस्या फिलहाल अभी नहीं आई, और यही कारण है कि रेस्क्यू को बीच में 18 घंटे के दौरान एक भी बार रोकना नहीं पड़ा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बात करूं या फिर यहाँ के प्रशासनिक अमले की बात करूं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि बच्चे में मूवमेंट लगातार हो रही है। हालांकि ये बात सही है कि काफी समय के बाद मूवमेंट हो रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि लगातार मूवमेंट हो रही है। देखिए, जो एनडीआरएफ की टीम है वो अब टनल के अंदर पहुंच चुकी है, और वो अब उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि जब ये पूरी कार्रवाई जो जेसीबी कर रही है, जो खुदाई कर रही है, वो पूरी हो, और उसके बाद जो है वो पैरेलल सुरंग बनाने का काम किया जाए, और उसके बाद जो है वो बच्चे को यहाँ से निकाला जाए। पास में ही देखिए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जिस तरीके से एम्बुलेंस है उसको यहाँ पर खड़ा किया गया है कि जैसे ही बच्चे को यहाँ से निकाला जाएगा तत्काल बाद उसे एम्बुलेंस में शिफ्ट करके पास के ही जो लटेरी कस्बा है, यानी कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर ले जाया जाएगा। हालांकि पिछले 18 घंटे से लगातार ये देखने में आ रहा है कि जो रेस्क्यू की टीम के साथ साथ जो है डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर लगातार जो है तैनात है, और बच्चे की एक मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। तो लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, और हम भी आपको हर एक अपडेट जो है वो आपको पहुंचा रहे हैं। अब बस इंतजार है तो 1 से 1.5 घंटे का, कि जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा संपन्न हो तो लोकेश जो है वो सकुशल बाहर निकले। कैमरामैन मोहसिन के साथ सैलन सिंह, न्यूज़ 18 लटेरी। तो देखिए, न्यूज़ 18 की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। लगातार आप तक अपडेट्स भी पहुंचा रही है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया जिस बारे में जानकारी दे रहे थे कि एम्बुलेंस को भी वहां पर पहुंचा दिया गया, और जैसे ही लोकेश यहां से बाहर निकलता है सीधे एम्बुलेंस के जरिए उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया जाएगा। लेकिन उससे पहले टनल बनाने का काम शुरू करना है, और उसमें भी 2 से 3 घंटे का वक्त लग सकता है। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ स्थिति है फिलहाल, और क्या कहा जा रहा है, क्योंकि अभी तक ये अपडेट की 50 फीट तक खुदाई हुई है? देखिए, बिल्कुल जो खुदाई है उससे 2 से 3 फीट और की जानी है, और उसी को लेकर लगातार जो है वो काम जारी है, और तमाम जो टीम है
वो अंदर अब पहुंच चुकी हैं। यानी जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है वो भी टनल के मुहाने पर अपने जो औजार हैं उनको लेकर खड़े हैं, क्योंकि जैसे ही जेसीबी का काम बंद होगा, यानी अभी जो 50 से 52 फीट के आसपास खुदाई हुई है, क्योंकि 49 फीट पर लोकेश की लोकेशन है और उसके 3-4 फीट तक नीचे तक खुदाई होनी है। उसके बाद जो है वो पैरेलल जो है गड्ढा यानी जो सुरंग है वो बनाई जाएगी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये वो बोरवेल है जहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा, यहाँ पर बोरवेल के पास में ही ये पूरी टनल बनाई गई है। ऑक्सीजन के माध्यम से जो है वो उसको ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। तमाम जो अधिकारी हैं वो खुद मौके पर मौजूद हैं, उनके परिवार वाले मौके पर मौजूद हैं। जिस तरीके से आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो विदिशा कलेक्टर हैं वो यहाँ पर जो परिजन हैं उनसे बात करते नजर आ रहे हैं, उनको समझाइश दे रहे हैं, उनको अपडेट दे रहे हैं कि आखिर किस तरीके से पूरी कार्रवाई जो है वो चल रही है, क्योंकि बहुत आवश्यक हो जाता है कि जो जिस तरह की जो चीज़ें हैं जो परिवार के लोग हैं उन तक जो है वो एक अपडेट पहुँचाई जाए, क्योंकि 18 घंटे से अधिक का समय बीत चुका और ऐसे में परिजन जो है वो अब थोड़े से आशंकित हो रहे हैं, थोड़े से निराश भी हैं, गमगीन भी हैं। और जो कलेक्टर हैं वो लगातार जो परिवार वाले हैं उनसे बातचीत करके उनको एक एक अपडेट दे रहे हैं। हालांकि ये बात सही है कि जब से ये घटनाक्रम हुआ है तब से लगातार परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, न केवल जो मेल हैं वो, इसके अलावा जो उनकी माताजी हैं या दादी जी हैं, जो अन्य जो सदस्य हैं या जो गाँव के लोग हैं, वो सारे के सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लोकेश की सलामती के लिए दुआ मांग रहे हैं। तो दुआओं का दौर भी लगातार जारी है और दूसरी तरफ रेस्क्यू की जो कार्रवाई है वो भी लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम की बात करूं, एसडीआरएफ की बात करूं, जिला प्रशासन की बात करें या फिर पुलिस प्रशासन की बात करें, सभी जो टीमें हैं वो लगातार अपना काम बखूबी से करने में जुटी हुई हैं। एम्बुलेंसेस की बात जो है वो यहाँ पर तैयार कर ली गई है, मेडिकल किट्स जो है और जो दवाइयाँ हैं वो आवश्यक दवाइयाँ सब कुछ यहाँ पर रखी हैं कि जैसे ही लोकेश बाहर निकले तो उसको जो आवश्यक ट्रीटमेंट देना हो वो तत्काल दिया जा सके। उसके साथ ही जो एम्बुलेंस है उसके माध्यम से उसको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचाया जाए, ताकि जिसको, क्योंकि एक लंबा वक्त जो है वो नीचे बीता है और आशंका ऐसी भी है कि जब वो नीचे गिरा होगा तो हो सकता है संभवतः उसको कोई चोट भी लगी हो, तो ऐसे में उसके प्राथमिक उपचार के लिए उसको तत्काल लटेरी ले जाया जाएगा, वहाँ उसका प्राथमिक उपचार किया जाएगा और उसके बाद अगर आवश्यकता पड़ी तो दूसरे बड़े अस्पताल में उसको शिफ्ट भी किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि लगातार जो है वो मूवमेंट बच्चे में देखने को मिल रही है और क्योंकि जिस तरीके से लगभग 18 घंटे का समय बीत चुका है, मासूम है, 7 साल का बच्चा है, लेकिन लगातार मूवमेंट हो रही है। हालांकि काफ़ी देर के बाद मूवमेंट हो रही है, क्योंकि कल से जब से वो गिरा है तब से उसको कुछ खाने पीने को नहीं मिल पाया है। हालांकि वो किसी तरह की डिमांड भी उसने नहीं किया, हालांकि कुछ चीज़ें उसको भेजने का प्रयास भी किया था, लेकिन सीसीटीवी में जिस तरीके से देख पा रहे हैं, जो अधिकारी बता रहे हैं कि उसने कोई चीज़ खाई नहीं है। तो कहीं ना कहीं लंबा वक्त चूंकि गुजर चुका है और तो ऐसे में कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस होने की भी आशंका उसकी बनी हुई है, लेकिन प्रशासन जो है वो उसकी एक एक एक्टिविटी पर लगातार जो है वो नज़र बनाए हुए है, क्योंकि नज़र बनाए रखना बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि पैरेलल रेस्क्यू का काम तो किया ही जा रहा है, लेकिन साथ में आवश्यक हो जाता है कि जो बच्चा है उसकी हर एक्टिविटी पर नज़र बनाई जा सके। तो लगातार जो है वो बच्चे पर भी नज़र है, रेस्क्यू की टीम भी लगातार काम कर रही है। अब लगभग 52 फीट की जो खुदाई हो चुकी है, 2 से 3 फीट की खुदाई और होगी और उसके बाद जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम है जो कि टनल के मुहाने पर ही खड़ी है और वो फिर नीचे उतरेगी। ठीक है, लगातार आप नजरें बनाए रखिएगा, चैनल सीधे अपडेट पहुंचाएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तस्वीरों के लिए। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर की बात करेंगे। ब्रोंकियोलाइटिस वायरस की वजह से बच्चे लगातार यहां पीड़ित हो रहे हैं। मंगलवार को ब्रोंकियोलाइटिस से पीड़ित 5 बच्चे पाए गए हैं। बीमार बच्चों का कमला राजा अस्पताल में इलाज चल रहा है। ब्रोंकियोलाइटिस से पीड़ित 40 बच्चों का इलाज लगातार जारी है। इन्फ्लुएंजा H3N2 से ब्रोंकियोलाइटिस के भी लक्षण मिलते जुलते ही हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया है। पहले से ही तैयारियां रखने की बात जिला प्रशासन की तरफ से कही जा चुकी है। ग्वालियर की स्थिति आपको बता रहे हैं। बच्चों को सर्दी खांसी बुखार हो तो फौरन आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, घर पर बैठकर इलाज ना करें, क्योंकि ब्रोंकियोलाइटिस वायरस हो सकता है। सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित बच्चों को तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचाएं और पीड़ित बच्चों को मास्क का उपयोग भी करवाएं, क्योंकि लगातार ये वायरस ग्वालियर में फैल रहा है और इसी वजह से सावधानी बरतना जमीनी स्तर पर बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्फ्लुएंजा H3N2 से ही ब्रोंकियोलाइटिस के लक्षण मिलते हैं, हालांकि बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी इससे है।
प्रकार का जैसे बताया गया था और इन्फ्लुएंजा वायरस का सब टाइप है। बाकी तभी इसकी जांच करेंगे। जैसे अभी आप लोगों ने तो बताया कि मेडिकल कॉलेज में है, तो मैं वहाँ पर संपर्क करके अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इनका सीरोटाइपिंग करवाएंगे वायरस की। क्या खास सावधानियां रखना चाहिए सर बच्चों में जैसे ही सर्दी जुकाम के लक्षण है तत्काल इसकी जांच कराएं और डॉक्टर को दिखाएं। घर बैठ कर इसका इलाज ना कराएं और साथ में अगर कोई बुजुर्ग लोग हैं तो उनकी भी जाँच करा लें लक्षण आते ही। सही कि सुशील हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। सुशील, क्या स्थिति है फिलहाल ग्वालियर की और क्या कोई खास निर्देश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभी तक? देखिए, ग्वालियर की अगर बात करें तो ग्वालियर में ब्रोंकियोलाइटिस जो वायरल है वो बच्चों में तेज़ी से बढ़ रहा है और यही वजह है कि मंगलवार को जो कमला राजा अस्पताल में बच्चे आए थे उनमें 5 बच्चे जो है ब्रोंकियोलाइटिस लक्षण वाले बच्चे मिले हैं और इन 5 बच्चों को भी कमला राजा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ ब्रोंकियोलाइटिस से पीड़ित जो बच्चे हैं उनकी संख्या 40 हो गई है। अकेले कमला राजा अस्पताल में 40 बच्चे ब्रोंकियोलाइटिस वायरल से पीड़ित भर्ती है। तो आप समझा जा सकता है कि ग्वालियर के निजी अस्पतालों में या जिला अस्पताल में भी इस तरह के लक्षण वाले बच्चे आ रहे हैं। ये तेज़ी से फैल रहा है वायरस बच्चों में और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव हो रहा है वो बच्चों में ही हो रहा है। हालांकि बुजुर्गों में भी इस तरह के लक्षण नज़र आने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ये जो वायरल है कहीं ना कहीं H3N2 से मिलता जुलता वायरल है और इसमें बच्चों को सर्दी खांसी बुखार के साथ ही सीने में जकड़न कफ और हल्की सी सांस लेने में तकलीफ़ जैसी परेशानियां सामने आ रही है। हालांकि अभी तक इससे पुख्ता इलाज या जांच के इंतज़ाम नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इन बच्चों का अपने स्तर पर और मेडिकल कॉलेज कमला राजा अस्पताल में इन बच्चों का इलाज कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया, एडवाइजरी जारी की है कि इस तरह अगर बच्चों को लक्षण दिखता है तो उनको तुरंत जो है अस्पताल में या डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए इलाज करने के लिए। सर्दी खांसी वायरल या कफ से पीड़ित बच्चों का घर बैठे दवाएं देकर इलाज ना करें, ये घातक हो सकता है। इसके अलावा इस तरह के बच्चे अगर हैं जो वायरल से पीड़ित हो रहे हैं, सर्दी खांसी या कफ आ रहा है, तो ऐसे बच्चों को मास्क लगाकर भी रखें। तो कहीं ना कहीं अब लोगों को खुद भी जागरूक होना पड़ेगा। अब स्वास्थ्य विभाग जो है बिल्कुल, यानी कि तमाम निर्देश स्वास्थ्य विभाग लगातार दे रहा है, सावधानियों के पालन से ही बचा जा सकता है। शुक्रिया आपका सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते बात करेंगे दुर्ग की। शहर में डायरिया ने एक बार फिर से दस्तक दी है। एक ही मोहल्ले के 6 से ज्यादा लोग डायरिया से पीड़ित बताए जा रहे हैं। दुर्ग के वार्ड नंबर 38 की हम बात करें, मिलपारा में डायरिया का कहर देखने को मिल रहा है। डायरिया के मरीज मिलने पर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो चुका है। सही कि मिथिलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, क्या स्थिति है दुर्ग की, विस्तार से जानकारी। दुर्ग के मिलपारा की घटना है, वार्ड क्रमांक 38 आता है। वहाँ आधे दर्जन से अधिक जो है उन पे डायरिया की शिकायत पाई गई। उल्टी दस्त उनको हो रहे हैं लगातार। इस खबर के मिलने के बाद में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। वहाँ पर घर घर जाके सर्वे करवाया जा रहा है। साथ ही नगर निगम की टीम को भी अलर्ट किया गया है, वहाँ पहुंची हुई है और देखा जा रहा है कि आखिरकार वजह क्या थी। तो अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जिस तरह से डायरिया फैला है वो काफी चिंताजनक विषय है, क्योंकि कुछ समय पहले ही भिलाई में भी इसी तरह के डायरिया फैला था, जब सिर्फ 500 लोग उसकी चपेट में आ गए थे। तो समय रहते प्रशासन को ध्यान देना बेहद आवश्यक है और ये देखना होगा कि डायरिया जो फैला है वो कहीं ना कहीं पानी और गंदगी से फैलता है, तो उस पर निगम प्रशासन ध्यान रख रहा है और समय रहते यदि काम किया जाए तो स्थिति नियंत्रित में हो सकती है। अन्यथा जिस तरह से डायरिया फैला है और भी इसके मरीज मिल सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया आपको मिथिलेश जानकारी के लिए। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र लगातार जारी है। आज सदन में अनुपूरक बजट पेश किया जाना है। मौजूदा वित्तीय वर्ष के बचे हुए 16 दिन के खर्च के लिए यह अनुपूरक बजट होगा, जो 10,000 करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। इसके पहले कैबिनेट में तीसरे अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। तो विधानसभा का बजट सत्र लगातार चल रहा है। एक तरफ पक्ष विपक्ष के बीच जो हंगामा है वो भी चर्चा का विषय बना हुआ। हालांकि मुख्य बात है कि आज अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। बचे हुए 16 दिन वित्तीय वर्ष के, जिसे लेकर ये अनुपूरक बजट होगा। 10,000 करोड़ के अनुपूरक बजट का अनुमान फिलहाल लगाया गया है। सही की रंजना हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। रंजना, क्या कुछ होना है आज विधानसभा में, इस पर जानकारी चाहेंगे।
जी अवंतिका, आज जो विधानसभा है वहां पर अनुपूरक बजट प्रस्ताव रखा जाएगा और इस बजट प्रस्ताव को लेकर जो चर्चा है वो की जाएगी, क्योंकि कैबिनेट से अनुपूरक बजट प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है और कुल मिलाकर जो मौजूदा सरकार के बचे हुए वित्तीय वर्ष के 16 दिन है उसको लेकर ये पूरा जो अनुपूरक बजट है वो जारी किया गया है और इसमें करीब 10,000 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट के होने का इसमें अनुमान लगाया गया है। और फिलहाल जो अनुपूरक बजट है इसको लेकर आज सदन में से पेश किया जाएगा, जिसमें पेंशनर से लेकर जो महंगाई भत्ता है उसको लेकर किस किस तरीके से जो राशि का प्रावधान किया है, अन्य वर्ग के कर्मचारियों के लिए किस तरीके से जो राशि है उसका प्रावधान किया गया, इसको लेकर आज विधानसभा के पटल पर अनुपूरक बजट को लेकर जो चर्चा है वो की जाएगी और अलग अलग जो चर्चाएं हैं वो मंत्री विधायक वहां करते हुए नजर आएंगे और इसके बाद जो भी इसकी राशि है वो अलग अलग मदों में अलग अलग वर्ग के कर्मचारियों को चुनावों से पहले खर्च करने को लेकर जो मद है उसमें चर्चा आज विधानसभा के पटल पर की जाएगी। अवंतिका, ठीक है, शुक्रिया आपका रंजना इस पूरी जानकारी के लिए। तो विधानसभा की हम बात करते हैं, आज अनुपूरक बजट पेश भी होगा, साथ ही साथ पक्ष विपक्ष के बीच कितना हंगामा होता है ये भी देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स कमांडो मंगलवार को एक बार फिर से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने उनके लाहौर वाले घर पर पहुंचे। दूसरी तरफ इमरान ने एक बार फिर से समर्थकों के नाम सोशल मीडिया पर अपील जारी की है और कहा है कि आपके नेता की जान को खतरा है। पार्टी ने सोशल मीडिया पर कहा है कि जल्द से जल्द खान साहब के लाहौर में जमान पार्क वाले घर पर पहुंचे। आपको बता दें कि मंगलवार दोपहर करीब 4 बजे पुलिस और रेंजर्स कमांडो की जो कार्रवाई थी वो शुरू हुई, लेकिन अब तक इमरान खान गिरफ्त से बाहर हैं। उनके समर्थक लगातार पथराव कर रहे हैं, फायरिंग भी की जा रही है और इधर इमरान खान का कहना है कि मुझे जेल में डालने का प्लान लंदन प्लान का एक हिस्सा है और उसका कानून से कोई वास्ता नहीं है। साथ ही कहा कि मुझे जेल में डालना तहरीक इंसाफ को गिराना है। नवाज शरीफ के खिलाफ केस खत्म करना भी लंदन प्लान में शामिल है। वजह उसकी क्या बदनीयती, क्या बदनीयती है? क्योंकि लंदन प्लान का हिस्सा है। लंदन प्लान में मुआहदा साइन हुआ है कि इमरान खान को जेल में डालना है, तहरीक इंसाफ को गिराना है और ये नवाज शरीफ के सारे केसेस खत्म करने, ये नवाज शरीफ को श्योरिटी दी गई है, ताकतवर आदमी को। ये लंदन प्लान का हिस्सा है मुझे जेल में डालने का। इससे कोई कानून का ताल्लुक नहीं है, ना इसमें मैंने कोई जुर्म किया है, सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे बदनीयती है। मैं इसलिए अपनी आज सारी कौम को बता रहा हूं कि फिर से वो तैयार है, फिर से उन्होंने आना है, फिर से हमारे लोगों के ऊपर टेयर गैसिंग और ये सब कुछ करेंगे, लेकिन पता होना चाहिए कि इनके पास अब कोई जवाब नहीं है। चलिए, ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र जी, विस्तार से समझना चाहेंगे जो कुछ चल रहा है पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर और लंदन प्लान की जो बात कह रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं इससे? देखिए, इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद की पुलिस लाहौर पहुंची हुई है और पूरी तैयारी के साथ कल शाम से हम देख रहे हैं कि वहां पर इस्लामाबाद पुलिस और लाहौर की जो लोकल पुलिस है वो इमरान खान को अरेस्ट करने के लिए पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे हुए हैं, लेकिन अब तक अरेस्ट कर पाना मुमकिन नहीं हो पाया है क्योंकि कल हम देर शाम से ही देख रहे थे कि वहां पर लगातार पीटीआई के जो समर्थक हैं, जो इमरान खान की पार्टी जो तहरीक इंसाफ पाकिस्तान है उसके जो समर्थक है वो लगातार वहां पर उनका जमावड़ा रहा। जो जमा पार्क इलाका है लाहौर का, जहां पर इमरान खान का घर है, वहां पर रात भर वहां पर जो सपोर्टर्स है उनके वो नजर आए और कल देर शाम एक वीडियो भी सामने आया इमरान खान का, जहां पर उन्होंने एड्रेस किया अपने वर्कर्स को, अपने पार्टी वर्कर्स को और सपोर्टर्स को, जहां पर उन्होंने कहा है कि ये सब एक लंदन प्लान का हिस्सा है। यानी कि उन्होंने आरोप लगाया है शरीफ भाइयों पर, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ भाइयों पर कि उनको अरेस्ट करना और उनकी पार्टी को गिराना, पार्टी को कमजोर करना, ये लंदन प्लान का हिस्सा है और इसका कानून से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद जाके 18 तारीख को पेश होते कोर्ट में, लेकिन उनकी बात नहीं मानी जा रही है और ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा के तौर पर वो इसको आरोप लगा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि इमरान खान के खिलाफ 2 नॉन बेलेबल वारंट्स जारी हो चुके हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और कोर्ट में कहा गया है कि उनको 18 तारीख से पहले उनको पेश किया जाना चाहिए। इसीलिए इस्लामाबाद पुलिस लाहौर पहुंची हुई है और वहां पर अभी भी रात भर हमने देखा है कि वहां पर शेलिंग चलती रही, टीयर गैस शेल तो वहां पर चलते रहे, लेकिन लोगों का जमावड़ा जो है उसमें कोई कमी नहीं मिल रही है। और अब से कुछ देर पहले ट्वीट जो सामने आया है पीटीआई का, वहां पर इमरान खान अपने ही घर जमा पार्क में नजर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि जो कोशिशें चल रही हैं उनको गिरफ्तारी की वो कामयाब हो पाती है या नहीं। ठीक है, शुक्रिया आपका शैलेंद्र जी जानकारी के लिए।
इधर प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बीजेपी आज राजधानी में एक बड़ा आंदोलन करने की राह पर है। मोर आवास मोर अधिकार को लेकर बीजेपी आज विधानसभा का घेराव करने वाली है। प्रदर्शन में बीजेपी के सभी दिग्गज नेता शामिल होंगे और इस आंदोलन को देखते हुए लगातार तैयारियां भी की जा रही हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि विधानसभा घेराव में बीजेपी के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल होंगे। अरुण साव और ओम माथुर ने कांग्रेस पर इसे लेकर निशाना साधा है। आगे बढ़ते हैं भोपाल से अगली बड़ी जानकारी। आशा उषा पर्यवेक्षक आज से हड़ताल पर हैं। वेतन वृद्धि प्रावधान नहीं होने से कर्मचारी अब नाराज हैं। आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आशा उषा कार्यकर्ता। लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग उनकी तरफ से उठाई जा रही है। आश्वासन के बाद भी वेतन वृद्धि का प्रावधान नहीं हुआ है। इसे लेकर अब लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही है। आशा उषा पर्यवेक्षक आज से हड़ताल पर रहेंगे। दुर्ग से अब बड़ी खबर है। किसान ने यहां पर आत्महत्या कर ली है। घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की है। भिलाई कैंप 2 मिलान चौक की ये पूरी घटना। जमीन के सौदे में धोखाधड़ी से ये किसान दुखी था। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला है और मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। छावनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो दुर्ग से खबर है। मामले की जांच भी अब लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है क्योंकि मौके से सुसाइड नोट भी मिला है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।